आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूल अकाउंट गैंग बेनकाब साइबर फ्रॉड गिरोह गिरफ्तार, 18 एटीएम के साथ बड़ी बरामदगी। मानदेय बढ़ाने महिलाओं का प्रदर्शन, बिहान योजना की महिलाओं का आक्रोश, मानदेय नहीं बढ़ा तो रायपुर कूच की तैयारी। भिलाई निगम में 20 लाख का सीसीटीवी घोटाला, आपने लगाया अनियमितताओं के आरोप, नगर निगम सीसीटीवी घोटाले में जांच की मांग। नशे की बिक्री में 3 गिरफ्तार, कुम्हारी पुलिस ने मारा छापा, पुलिस की नशा व्यापार पर बड़ी चोट। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई नगर निगम में लगभग 20 लाख रुपए के सीसीटीवी घोटाले का मामला अब जिला कलेक्टर तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि जसप्रीत सिंह ने निगम के जोन 4 में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में भ्रष्टाचार और आरटीआई में जानकारियों को छुपाने का आरोप लगाया है। जसप्रीत सिंह ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि कैमरों की खरीदी में बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा भुगतान किया गया। शिकायत के अनुसार श्रीराम चौक जैसे संवेदनशील इलाकों में अपराध के बाद जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो कैमरे बंद मिले। आरोप है कि कैमरे सिर्फ कागजों में मौजूद हैं और टीवी एवं अन्य उपकरण मौके पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दस्तावेजों के अनुसार 15 से 25 हजार रुपए का PTZ कैमरा करीब 3 लाख रुपए में खरीदा गया। इसके अलावा बुलेट कैमरा और टीवी की दरों में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। इस संबंध में आम आदमी पार्टी ने मामले की स्वतंत्र जांच कराने, आरटीआई में जानकारियों को छुपाने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और दोषियों से राशि वसूलने की मांग की है। कुर्सी पार में 1.5 साल हो गया कैमरा लगे हुए। मैं 1.5 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ कि कैमरे को चालू किया जाए, तो कैमरा चालू नहीं हो रहा था। तब मैंने इसके आरटीआई के जन सूचना अधिकार में आरटीआई लगाया, तो इसकी जब मैं टेंडर की कॉपी पूरी देखा तो हैरान हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम ने कैमरा सोनार की दुकान से खरीदा है, जो इतने महंगे दाम में कैमरा खरीदा गया है। जो हम अपने घर में कैमरा लगाते हैं, जो 3 से 4 हजार में अच्छे कंडीशन में मिल जाते हैं और जो काफी सालों साल चलते हैं, लेकिन नगर निगम कैमरे 11 से 15 हजार, स्पाइस कैमरा 29 से 40 हजार, एलईडी टीवी 50 हजार, ये सब कैमरे इतने महंगे मैंने होने के बावजूद भी 1 महीना सिर्फ कैमरा चला है और 1.5 साल से कैमरा बंद पड़ा हुआ है। तो इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर जनदर्शन में की है। इससे पहले मैंने कई बार आयुक्त महोदय और कलेक्टर से भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इसकी जांच अभिजीत सर को बोला है कि इसकी जांच अपने स्तर में करवाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैमरे का बहुत बड़ा घोटाला है। ये हमारे कुर्सीपार क्षेत्र में नहीं, ये भिलाई में जहाँ भी कैमरे लग रहे हैं, ये अधिकतर इसी में घोटाला हो रहे हैं। कब से बंद पड़े हैं कैमरे? ये कैमरे 1.5 साल हो गए बंद पड़े हुए हैं। जब से लगे हैं तब से बंद पड़े हुए। इसकी मेरे को जानकारी पुलिस विभाग से ही हुई है। जब मैंने यहाँ पर कुर्सी श्रीराम चौक में जब एक चोरी हुई, तो पुलिस वाले आजू बाजू दुकान में कैमरा चेक कर रहे थे, तो मैंने पूछा श्रीराम चौक चौरा में कैमरा लगा हुआ, उनसे जांच करो, तो उन्होंने बताया कि कैमरे पूरे बंद पड़े हुए हैं। ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कुम्हारी थाना पुलिस ने नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किए गए हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए छावनी सीएसपी प्रशांत सिंह पैकरा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कुम्हारी पुलिस ने अहिवारा रोड स्थित ग्राम रामपुर चौराहा पानी टंकी के पास दबिश दी, जहां पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से वर्जित कैप्सूल बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने नशीली दवाइयों की बिक्री करना स्वीकार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये है कि पुलिस टीम को अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो 3 अज्ञात व्यक्ति हैं वो रामपुर चौराहा पानी टंकी के पास है, जो है नशीली दवाओं को बेचने के लिए ग्राहक का खोजबीन कर रहे हैं। जिस पर सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तत्काल रवाना किया गया। वहां पर पुलिस टीम ने थाना कुमारी की पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से फिर जो है 50 नग अल्प्राजोलन टैबलेट एवं 240 नग प्रॉक्सिलम कैप्सूल जो है वो जब्त किया गया। साथ ही उनके पास से
6,000 रुपये नगद बरामद किया गया और उनके मोबाइल को जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत जो है 1,42,000 रुपये की जब्ती कार्रवाई की गई है। उन अज्ञात तीनों से जो है पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर ये टेबलेट इन लोग कहाँ से ला रहे हैं और कैसे ला रहे हैं। इसमें अभी और आगे की विवेचना बची हुई है, इसमें और भी जो लोगों के नाम जुड़ेंगे उनको भी पकड़कर हम आगे जेल भेजेंगे। दुर्ग जिले के स्वास्थ्य विभाग का एक और विवादित मामला सामने आया है। धमधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर रचना अग्रवाल, जो अपने ही निवास स्थान पर पति के नाम से संचालित नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर रही हैं, उन्हें अस्थायी रूप से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस नियुक्ति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार धमधा के वर्तमान बीएमओ डॉक्टर डीपी ठाकुर 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद सीएमएचओ मनोज दानी ने डॉक्टर रचना अग्रवाल को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या डॉक्टर रचना अग्रवाल सरकारी पद पर रहते हुए 24 घंटे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवाएं दे पाएंगी या फिर अपने निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस जारी रखेंगी। जब इस विषय पर सीएमएचओ मनोज दानी से बातचीत की गई तो उनका जवाब स्पष्ट और गोलमोल था। ऐसे में दुर्ग स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर चर्चा में है और यह मामला जनता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या निजी हितों और सरकारी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन संभव है। मैंने कहा अस्थायी तौर पे प्रभार दिया गया है और वो उस ब्लॉक में वरिष्ठता के आधार पर दिया गया है, क्योंकि धमधा ब्लॉक में जो वरिष्ठता सूची है उसमें सबसे वरिष्ठ वही है और उसी आधार पे उनको सहमति के आधार पे प्रभार दिया गया है। इसी तरह से जो निकुंभ ब्लॉक है वहाँ पे जो सबसे वरिष्ठ हैं उन्होंने बनने से असहमति व्यक्त की है, इसलिए उनसे कनिष्ठ को प्रभार दिया गया है। अनुमोदन किसी भी इस तरह के जो प्रभार दिया जाता है उसमें जिले के प्रमुख कलेक्टर महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। देखिए, विगत दिनों दुर्ग जिले में ब्लॉक धमधा और ब्लॉक निकुंभ के जो बीएमओ थे वो 31/12/2025 को रिटायर हो रहे हैं और दोनों ब्लॉक में नए बीएमओ को प्रभार दिया गया है। बीएमओ के रिटायरमेंट के बाद नए बीएमओ की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखा गया है और चूंकि वो शासन से जो नियुक्ति होगी उसमें समय लगने की संभावना है और उस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी तौर पे। धमधा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां श्रेया अस्पताल प्रबंधन पर स्वास्थ्य विभाग की कथित मेहरबानी के खिलाफ अब विरोध तेज हो गया है। अस्पताल पर कार्रवाई न होने से नाराज किसान बंधु संगठन ने जांच अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि 19 नवंबर को हुई आधिकारिक जांच में श्रेया अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक पांडे और प्रबंधन मनीष राजपूत के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। वहीं लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए दिया गया 30 दिन का समय बीत जाने के बावजूद 40 दिन बाद भी कोई फैसला सामने नहीं आया है। किसान संगठन ने इसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल प्रबंधन को संरक्षण देने का मामला बताया है। आज हमारे किसान बंधु संगठन के बैनर तले 3 मांग लेके आज हम एसडीएम साहब के पास आवेदन दे रहे हैं। तो पहला मांग है हमार एक ऐसे मांग है जिन हमार अछोली गांव के पद्मा बाई के मृत हो रही से लगभग 3-4 महीना पहली श्रेया हॉस्पिटल में इलाज कराए बर आई रही से, तो वहाँ ये ओकर लड़का है बताई से कि शिकायत भी कर रही से कि मोर माल इलाज के दौरान यहाँ खत्म होने के बाद एमन शंकराचार्य लेके ऐसे पीड़ित पक्ष बताइस, तो एमन शिकायत भी कर रही से। तो शिकायत में जब जांच करीस तो जांच में पाएगी इसकी एसडीएम साहब के साथ 3 जन डॉक्टर सदस्य के साथ जांच करी। तो जांच में स्पष्ट निर्देश अपन जांच में रिपोर्ट दी कि श्रेया हॉस्पिटल इलाज करे में अमानवीय तरीका से अमानवीय लापरवाही पूर्वक इलाज करे और एकर खिलाफ आपराधिक प्रकरण होना चाहिए करके एक अपन जांच में पाए। तो और दूसरा पुलिस नर्सिंग एक्ट के तहत लाइसेंस अगर निरस्त होना चाहिए करके एसडीएम साहब और डॉक्टर मन की टीम ये बात ला जांच करके पाए गए हैं। श्रेया हॉस्पिटल में नवंबर माह में एक पेशेंट को भर्ती किया गया था
और उसकी वहाँ पे सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद उसकी स्थिति ज़्यादा खराब हुई और मृत्यु हो गई, ऐसा परिजनों का आरोप है। उसके बाद उस पेशेंट को बिना लिखित सहमति परिजनों के अस्पताल प्रबंधन द्वारा शंकराचार्य हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस संबंध में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी। अनुविभागीय अधिकारी धमदा के अध्यक्षता में हमने जांच की और उसका जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसमें नर्सिंग होम अधिनियम के तहत जो कमियां पाई गई थी वो, साथ में बिना सहमति भेज के जो एक अमानवीय कृत्य किया उन्होंने, उस संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की सलाह देते हुए अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। दुर्ग पुलिस को साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। म्यूल अकाउंट सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास बड़ी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए गए हैं। साइबर अपराध पर शिकंजा कसते हुए दुर्ग जिले की पदमनाभपुर पुलिस ने म्यूल अकाउंट मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश जाधव को दुर्ग बस स्टैंड से गिरफ्तार किया, जो महाराष्ट्र फरार होने की तैयारी में था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अपने भाई टवन जाधव के साथ मिलकर बैंक अकाउंट सप्लाई का संगठित नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 78 एटीएम, क्रेडिट कार्ड, 21 चेकबुक, 18 पासबुक और 16 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड जब्त किए हैं। इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस एंड टू एंड विवेचना कर रही है और इस साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। दुर्ग पुलिस थाना पदमनाभपुर के तहत एक कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना में ये सामने आया है कि ये लोग एक संगठित होकर म्यूल अकाउंट्स सप्लाई करते थे लोगों से, जो थोड़े गरीब तबके के हैं, उनसे, जिन्होंने अपने जनधन खाते खोल रखे हैं, उनसे ये 5,000, 10,000, 20,000 रुपए देकर या उसका प्रलोभन देकर उनसे अकाउंट डिटेल्स, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, सारी चीजें लेकर फर्दर सप्लाई करते थे, जो और अलग क्राइम्स में यूज होते थे। सर, कितने अकाउंट का खुलासा हुआ है? अभी अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो 78 क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, 21 चेकबुक, 18 पासबुक, अराउंड 117 अकाउंट के भी डिटेल्स हैं और फर्दर विवेचना चल रही है। सर, क्या इनका पूर्व में भी कोई प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड है? इनमें से सिर्फ एक का आपराधिक रिकॉर्ड है, बाकियों का नहीं है। दुर्ग में NRLM बिहान योजना के तहत कार्यरत सक्रिय महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। CRP, पशु सखी, कृषि सखी, RBK, FLCRP और बैंक मित्रों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध संगठन के बैनर तले किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल रहीं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि उन्हें केवल 1910 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है, जो वर्तमान महंगाई के दौर में बेहद कम है। प्रांत अध्यक्ष पद्मा पाटिल ने बताया कि ऑनलाइन कार्यों के लिए उन्हें निजी मोबाइल फोन, इंटरनेट रिचार्ज और यात्रा का स्वयं खर्च वहन करना पड़ता है, लेकिन इसके बदले कोई भत्ता नहीं दिया जाता। पद्मा पाटिल ने यह भी कहा कि जहां महाराष्ट्र में इसी योजना के तहत कार्यरत महिलाओं को 6,000 रुपए मानदेय मिलता है, वहीं छत्तीसगढ़ में वर्षों से सेवाएं दे रही महिलाओं को हटाया जा रहा है। महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण और समय पर भुगतान की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 5 जनवरी 2026 को रायपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। हमन हा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करथन, पंचायत विभाग के हरे काम है। हमन हा घूम घूम के समूह बनाथन, महिला मन ला जोड़थन, उकर मन के पुस्तक संधारण कराथन, लोन करवाथन, बीमा करवाथन, और बाद में सब काम ला ऑनलाइन भी करथन। हमन मोबाइल में हमन ला मात्र 1910 रुपया मिलथे, है ना। 1910 रुपए की 100 कैडर है हमारे मन के, ते मन ला इतना कम मानदेय मिलथे, ओमे भी 3 महीना 4 महीना मिलते वो पैसा। सोचो, और 1910 रुपए में भी 400-500 रुपया हमारे मन के पैसा काट लिए जाते। तो सोचो अब इतना अन्याय हुआ था हमारे मन के साथ में, तेकर सती हमन विवश हन। आज यहाँ एक दिन के धरना प्रदर्शन करे हन। हमारे मन के मांग है कि हमारा एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, हर महीना 5 तारीख के मानदेय मिलना चाहिए, एक जो यात्रा भत्ता है, मोबाइल खर्चा है, ते मिलना चाहिए। सर, हम लोग से हमेशा 24 घंटा हम लोग से काम कराया जाता है। जब जो कार्य हमें FLCRP रहे, RBK रहे, कोई भी हमसे हम रिपोर्ट मांगते हैं, हम तुरंत रिपोर्ट देते हैं।
किसी भी हालत में रहते सर हम अपनी रिपोर्ट देते, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सक्रिय महिला कार्य नहीं करती। 1910 रुपये में सर कौन कार्य करेगा। हमारी मांग यही है कि हमें नियमित किया जाए और हमारी जितनी भी मांगे हैं उसे पूर्ण करने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं, सरकार जागे और हमारी मांगों को पूर्ण करें। और हमारे FSCRP मतलब 10 से 12 पंचायत प्रत्येक FSCRP मिलते, लेकिन ये मतलब ना मात्र 6000 पेमेंट मिलते और पेमेंट देत भी है तो ओम कटौती करत है। और हमारे साथ नीचे से लेके ऊपर तक के पूरा काम करथन, पर हर दिन मात्र 8 घंटा सोथन तभी हमन हाँ काम ला नहीं करन, लेकिन एनी टाइम हमारा जितने बेर जानकारी मांगते ततने बेर हमारे नीचे कैडर से जानकारी मांगथन और तुरंते जानकारी देथन। और जो भी मतलब ऑनलाइन काम है ओला भी करथन, पंचायत विभाग से जो भी काम आते ओला भी करथन, लेकिन हमार मानदेय काटा थे बे, हमार मानदेय में हमन खुश नहीं हन। हमार मानदेय बढ़ना चाहिए और का बोले जाए नियमितीकरण भी होना चाहिए हमारा जो काम करथन तेकर। हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।